नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्म दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। इस दौरान लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पी भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पावन जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जो विकृतियां किसी भी समाज में आती हैं, भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। और उस कालखंड में पूरे देश के दलित, शोषित, पीड़ित मानवता की आवाज देश की आजादी के आंदोलन बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नए युग का सूत्रपात किया। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें उन विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही। उधर मथुरा के जयंत इलाके के भरतिया गांव में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान विवाद हो गया। शोभा यात्रा निकाल रहे दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया। शोभा यात्रा में जाटव समाज के लोगों ने ठाकुर समाज पर पथराव करने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद मामले को शांत कराने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिसने विवाद को शांत कराया। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद को कल दफनाया जाएगा। देर शाम उसका शव प्रयागराज लाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक असद के जनाजे में उसके पिता अतीक को शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। असद के दफनाए जाने को लेकर उसके पुश्तैनी घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। असद के मौसा और नाना उसका शव प्रयागराज लेकर पहुंचेंगे। वहीं एनकाउंटर में मारे गए शूटर गुलाम के परिजनों ने उसका शव लेने से मना कर दिया है। छोटा भाई था वो, और परिवार तो पहले ही चाहता था कि अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे काम करे। और परिवार में माँ मेरी बहुत दुखी है, क्योंकि माँ ने हमेशा सभी को अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश की कि सब अच्छे रास्ते पे चले। हर माँ बाप कोशिश करता है कि बेटे अच्छे रास्ते पे चले, नाम कमाए, लेकिन परिवार वो ना चल सका, इसलिए परिवार बहुत दुखी है। आज मैंने पहले बोला है, वही आज भी बोले, आप उसका मुंह तक नहीं देखेंगे। खाला ऐसा क्यों कहना चाहती हैं आप? क्या मुझे बिखरा दिया, मेरे घर पे बिखर गया, खड़े होने की जगह नहीं है, हमारे मालिक के घर में कहाँ जाए, क्या करें। तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को यूपी पुलिस ने मार गिराया। वहीं एनकाउंटर के बाद इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने असद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए दो टूक जवाब दिया। डिंपल यादव ने कहा कि लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, ये देश नियमों से चलता है, लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है
एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विकास कार्यों पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि विकास से वोट थोड़ी मिलता है, विकास से वोट मांगते ही नहीं तभी तो एनकाउंटर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी सरकार के पास रोजगार और महंगाई का जवाब नहीं है, उद्योगपति भारत छोड़कर भाग रहे हैं, बैंक खत्म हो रही हैं, लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं है। इसके अलावा 2024 के चुनावों को लेकर उन्होंने क्षेत्रीय दलों को एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करने की अपील भी की। हम विकास करते रहे और मैंने उसका उदाहरण दिया कि लखनऊ का मेट्रो या और शहरों की मेट्रो वहां से आगे नहीं बढ़ी। और जब किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये मेट्रो का काम और आगे बढ़ाया जाए तो उन्होंने कहा कि विकास से वोट थोड़ी मिलता है, तो विकास से वोट मांगते नहीं है तभी तो इनकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा, जिन मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि हम झांसी में मेट्रो बना देंगे, गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे, अरे वो मुख्यमंत्री न झांसी में बना रहे मेट्रो, न गोरखपुर में बना रहे, और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बनी हुई डीपीआर को हटा दिया उन्होंने। तो वो जानते हैं कि धर्म का झगड़ा करा दो, जाति का झगड़ा करा दो, पैकेज दे दो जिससे एक ही कहानी चलती रहे। अरे हमने सदन में पूछा 4656 क्यों नहीं बताते आप, या यादव एसडीएम हो गए 4656, हमने सूची जारी कर दो। आज तक सूची जारी नहीं की, कोई चैनल बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम ये गलती करते हैं, कोई गलती मैं कर दूं, अभी हाईलाइट हो जाएगी। उसका कारण आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ये चेहरे की खुशी बता रही है कारण क्या है। उधर पीलीभीत के बरखेड़ा सीट से बीजेपी विधायक का स्वामी प्रवक्ता नंद ने असद के एनकाउंटर पर बयान दिया है। प्रवक्ता नंद ने कहा जो किसी के साथ जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन्होंने कहा जो भी इसमें शामिल है सरकार उनसे निपटने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। स्वामी ने कहा कि सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। बात देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए। आपका सपना है कि हमारा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, जंगल राज भयमुक्त हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों, हमारा समाज सुरक्षित रहे और अच्छी कानून व्यवस्था हो। और जो भी आज हुआ है, मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था आज पटरी पर है और जैसा भी कानून ने निर्णय लिया है ये बिल्कुल ठीक है और कानून अपना काम कर रहा है। हम कानून की व्यवस्था से खुश हैं, संतुष्ट हैं और ऐसा होना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी किसी के साथ बुरा करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये अपराधी इतने दिनों से फरार थे जिन पर इनाम बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उनका एनकाउंटर तो होना ही था। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में रहना है तो अपराध बंद करना होगा। ये सभी बातें उन्होंने नंदिनी नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोली हैं। जब वो इतने लंबे समय से फरार चल रहे थे, उनके ऊपर लगातार इनाम पर इनाम बढ़ रहा था, तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसी परिस्थिति में एनकाउंटर ही होता है। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात में प्रशासन ने निकाय चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष कराने को लेकर कमर कस ली है। नगर निकाय चुनाव में जनपद के 2,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। पोलिंग बूथ के चयन से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ नहीं, सभी कार्यों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव प्रक्रिया के विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रशासन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के जरिए से डीएम और एसपी ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, हमने हर तरीके के आकलन कर लिया है। 2017 से कंपैरेटिवली 2023 में क्या क्या चीज़ें बढ़े हैं उसको भी हमने देखा है। आप सभी लोग को विदित है कि हमारे यहाँ 4 नव सूचित पंचायतें बढ़े हैं। उसके अलावा एक पंचायत जो है उसका सीमा विस्तार भी हुआ। उसी के आधार पर मतदान केंद्र, मतदान मध्य स्थल और मतदाताओं के भी मतलब वृद्धि हुई है।
उसी के हिसाब से हमारे जो संवेदनशील अति संवेदनशील प्लस जो स्थल है उसका भी हमने देख लिया है। उसी के आधार पर पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। क्या आप अवगत ही हैं कि जनपद कानपुर देहात में द्वितीय चरण में 11 मई को इलेक्शन होने हैं, जिसके लिए हमारे 13 नगरीय निकाय हैं, जिसमें से 2 नगर पालिका हैं और 190 वार्ड्स हैं कुल जिनमें चुनाव होना है। हमारे पूरे जनपद में 288 बूथ्स हैं जिनका हम लोग चिन्हीकरण कर लिया है कि कौन कौन से सेंसिटिव बूथ्स हैं, HS हाईली सेंसिटिव और HS प्लस बूथ्स हैं। HS प्लस बूथ्स में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी करी जाएगी। साथ ही जो भी हमारे विभिन्न कार्य हैं इलेक्शन के, उनको हम लोग ने विभाजित करते हुए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही जो भी निकाय हैं उनके अध्यक्ष पद के लिए और वार्ड मेंबर्स के लिए अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी। उधर वाराणसी में G20 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। एयरपोर्ट की डायरेक्टर ने बताया कि विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट को भव्य तरीके से तैयार किया गया है। ऐसे में विदेशी मेहमानों का स्वागत एयरपोर्ट पर खास तरीके से किए जाने वाला है। एयरपोर्ट में हमने खूब सारे तैयारी कर चुके, जैसे कि हमारे एरोब्रिज के कारपेट बदल दी गई, शिवलिंगा की एक वॉल म्यूरल BHU के साथ हम मिलकर बना दिए और सुविधाएं जो है हमने बढ़ा दिए। एक G20 डेलीगेट्स के लिए एक नया लाउंज भी बना दिए। साथ ही साथ बाहर आपने देखा वॉल पेंटिंग हमने कर दिए, रास्ता में सारी सुविधा बढ़ा दिए। तो कुल मिला के पूरी तैयारी हमारा हो चुका है। उधर सोनभद्र में क्राइम ब्रांच और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से गिट्टी और बालू के ट्रकों को पार कराने की लेकर कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारियों की मूवमेंट पर नजर बनी थी, जिसमें पता चला कि अपराधी खनन से संबंधित अधिकारियों की गाड़ी को सुरक्षित इलाके से पास कराने का काम कर रहे थे। मामले रॉबर्ट्सगंज थाने पे दर्ज हुए थे। एक क्राइम नंबर 53/23 और दूसरा 126/23। इनका संबंध खनन के परिहार से और खान पदार्थ और साधन संबंधित और भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होती है। इनकी विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राघव सिंह को दी गई थी। इस पर क्राइम ब्रांच, हमारी स्वेट टीम, सर्विलेंस और SOG प्रभारी और थाने की पुलिस द्वारा कल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो भी आपके सामने पेश किए गए हैं। अभी न्यायालय पेश किया गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।